आपने पढ़ना शुरू किया? कौन कौन सा चैप्टर कर लिए? देखिए, मैं आपको कुछ चीजें हिंट दे देता हूँ, क्या क्या चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वेव से। ओके, देखिए वेव्स में सबसे पहले पूछी जाएगी आपसे कोई न्यूमेरिकल हो सकता है ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड, ठीक, या लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्मूला से रिलेटेड। जैसे ट्रांसवर्स वेव के लिए सिंपल रिलेशन था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टेंशन डिवाइड बाय म्यू, तो इसके बेस पे कोई न्यूमेरिकल हो सकता है। या नहीं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बेस पे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर बीटा बाय रो, या उसी चीज को बोल सकते हैं गामा टाइम्स पी बाय रो। एंड इसके बेस पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बेस पे अलग अलग टर्म पूछ सकता है। तब एक रिलेशन यहाँ से एक टर्म ये भी आता है, आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड वेलोसिटी ऑफ गैस, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस, इन दोनों का रेशियो पूछता है। जैसे अगर आप आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस देखिएगा तो इसकी वैल्यू आती है 3p बाय रो रूट अंडर। एंड अगर मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड देखूं तो यहाँ पे आता है गामा टाइम्स p बाय रो रूट अंडर। कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम चीज, तो जाएगा गामा टाइम्स p बाय रो। बोलेगा इन दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हर मीडियम में ट्रैवल करती है, ऐसा क्यों? ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाई ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल only through solids but longitudinal wave can travel through all medium। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव के लिए, जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू रूट अंडर टेंशन बाय म्यू। इसी पर्टिकुलर टर्म को कन्वर्ट कीजिएगा तो आपके पास एक रिलेशन आता है यंग्स मॉडुलस बाय रो मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन रूट अंडर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी जो है ट्रांसवर्स वेव की वो यंग्स मॉडुलस पर डिपेंड कर रहा है। एंड यंग्स मॉडुलस किस पर्टिकुलर बॉडी के लिए डिफाइन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप बोलिएगा सिर्फ सॉलिड के लिए, इसलिए इट कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स। बट लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए अगर देखूं वेलोसिटी, तो उसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर बीटा बाय रो। तो ये टर्म बीटा पे डिपेंड करता है, दैट इज बल्क मॉडुलस। एंड बल्क मॉडुलस हर मीडियम के लिए डिफाइंड होता है, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये हर मीडियम के लिए क्या हो सकता है, एप्लीकेबल, या हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट, इस बीटा के बेस पे एक रिलेशन पूछा जाता है। जैसे मेरे पास बीटा फॉर सॉलिड्स, बीटा फॉर लिक्विड एंड बीटा फॉर गैस। सबसे ज्यादा बीटा किसका होगा, तो आप बोलिएगा सॉलिड के लिए, देन लिक्विड के लिए, देन गैस के लिए। तब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके लिए हो सकती है, सॉलिड्स में, देन उसके बाद लिक्विड एंड देन उसके बाद गैसेस में। सॉलिड जैसे एल्युमिनियम में, उसमें स्पीड ऑफ साउंड लगभग 6000 होती है। लिक्विड सपोज वाटर, इसमें 1400 मीटर पर सेकेंड होती है। एंड गैस सपोज एयर 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इस पर्टिकुलर बीटा पे इस तरह से डिपेंडेंट होगा। अदिति, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट पूछा जाता है इसमें, इस पूरा इंटायर टर्म बोलेगा डिफाइन न्यूटन assumption for longitudinal wave and Laplace correction to it।
तो हमने डिफाइन किया था न्यूटन्स अजम्पशन वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। फिर बाद में न्यूटन ने अज्यूम किया था जो वेलोसिटी ऑफ साउंड या साउंड प्रोपेगेशन थ्रू एयर वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, बट उसके बेस पे अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 280 मीटर पर सेकेंड आती है। लैपलेस ने इसको करेक्ट किया, उन्होंने कहा कि अजम्पशन जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है एयर में या किसी पर्टिकुलर मीडियम में वो एडियाबेटिक प्रोसेस होना चाहिए। एंड उसके लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू गामा पी बाई रो आता है, तब इसके बेस पे वैल्यू आपको 331 मीटर पर सेकेंड आती है, जो कि सही है। तो ये आपको पूरा डिफाइन करने के लिए बोल सकता है। अदिति समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट हो सकता है किसी भी एक इक्वेशन दे देगा आपको ट्रैवलिंग वेव का या स्टेशनरी वेव का। सपोज कर लीजिए y is equals to 0.04 sine pi divided by 4 times of x minus 10 pi t। एक इक्वेशन ये दे सकता है, या कुछ ऐसा इक्वेशन दे सकता है y is equals to 0.06 times sine pi times x cos 10 pi t। आपको बोलेगा कौन सा स्टेशनरी वेव है, कौन सा स्टैंडिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव है। तो आप देखिए अगर मेरे पास ओमेगा एंड के एक्स ये सब एक साथ विद इन द सेम ब्रैकेट हो तो ये ट्रैवलिंग वेव को डिफाइन करता है। बट अगर वो दोनों अलग अलग फंक्शन के साथ कनेक्टेड हो तो वो स्टैंडिंग वेव को डिफाइन करता है या स्टेशनरी वेव को डिफाइन करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रैवलिंग वेव या प्रोपेगेटिंग वेव, एंड इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वेव से रिलेटेड आपको अलग अलग टर्म पूछ सकता है, जैसे वेवलेंथ कैलकुलेट करना, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव कैलकुलेट करना, एम्पलीट्यूड, बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन। तो हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ये दिख रहा है, इसको के बोलते हैं, एंड टी के कोफिशिएंट को ओमेगा बोलते हैं। उन दोनों के बीच में जो साइन दिख रहा है आपको, ये साइन ये डिफाइन करता है किस डायरेक्शन में वेव जा रही है। एंड उसके बाद आपको एक टर्म और दिख रहा होगा, ये टर्म ये बताता है किस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग वेव ट्रैवल कर रही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि k की वैल्यू आपके पास है कितना, π/4। तो यहाँ से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग इट टू 2π/λ। नेक्स्ट आपको ओमेगा दे रखा है 10 पाई, तो इसको इक्वेट कर लीजिए 2π/t, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, या 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के बीच का जो साइन दिख रहा है आपको नेगेटिव दिख रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस होगा। एंड कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x, तो इसका मतलब जो वेव ट्रैवल कर रही है वो x एक्सिस के अलॉन्ग। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप ये बोल सकते हैं वेव इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। अदिति यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो आपको इक्वेशन के बेस पे इस तरह से रिलेशन पूछ सकता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिफाइन पार्टिकल एंड फेज वेलोसिटी, derive their relation। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, आप ये डिराइव कीजिए। तो हमने कहा था जब सपोज कर लीजिए कोई एक वेव है, इस तरह पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करती होती है अप एंड डाउन अबाउट देयर मीन पोजीशन, इस तरह। तब इस वाइब्रेशन जिस स्पीड से हो, जिस एक्सेलरेशन से हो, उसको पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आपके पास नॉर्मल इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ kx। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ओमेगा a कॉस ओमेगा टी
माइनस के एक्स, तब इसको हम बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। सेम इस तरह एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको पार्टिकल एक्सेलरेशन बता देगा। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी एंड उसी तरह पार्टिकल एक्सेलरेशन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये आपका आ जाता है मेरे पास माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नेक्स्ट कहता है कि जो पूरा डिस्टर्बेंस है, ये पूरा डिस्टर्बेंस किस स्पीड से वो आगे के डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, उस स्पीड को हम फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के या सिंपली लैम्डा बाई टी या सिंपली लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अब मुझे कैलकुलेट करना है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो इक्वेशन है y डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसको आप x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा x का कोफिशिएंट k बाहर आ जाएगा, a cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड कीजिएगा आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट टी उस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर स्लोप को डिफाइन करता है। अदिति, यहाँ तक कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट आता है मेरे पास, यहाँ तक ट्रैवलिंग वेव उससे रिलेटेड ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग वेव में, आपको या तो बोलेगा डेराइव कीजिए उसका एक्सप्रेशन, डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, या नेक्स्ट पूछ सकता है दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, डिफाइन बीट्स एंड डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बीट्स फ्रीक्वेंसी बेस पे होता है कि हम किस बीट्स फ्रीक्वेंसी को सुन पा सकते हैं, या ह्यूमन नॉर्मल एडल्ट सुन पा सकता है, किस फ्रीक्वेंसी को हम सुन नहीं सकते। तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग बचपन की क्लास में, एंड उसी तरह पढ़ा होगा परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये दो अलग अलग टर्म पढ़े होंगे। पता है क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग? सपोज कोई भी दो साउंड, अगर उन दोनों साउंड के बीच का टाइम गैप 1/10 सेकेंड से कम हो, तो आपका माइंड उसको दो डिस्टिंग्विश साउंड को गुड डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो 1/10 सेकेंड आपका टाइम टेकन होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैलकुलेट करूं तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 10 हर्ट्ज। ठीक, तो 10 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर बीट्स फ्रीक्वेंसी होगी तो आपका माइंड उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीट्स में एक लाउड साउंड एंड एक फेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। दोनों साउंड को इंडिविजुअल साउंड डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन 10 हर्ट्ज होनी चाहिए। इसीलिए बीट्स कभी भी 10 हर्ट्ज से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि आपका माइंड उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। अदिति, ये बात समझ में आई? ओके, तो हमने पढ़ा था बीट्स होता क्या है, बीट्स का एक्सप्रेशन कैसे डेराइव करते हैं, ये सारी चीजें। एंड देन सिमिलरली स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग के ऊपर कैसे जनरेट होती है, एंड उसका इक्वेशन क्या होता है, नोड एंटी नोड कैसे फॉर्म होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। बट आपको सिंपली पूछेगा डेराइव कीजिए उसके एक्सप्रेशन को, और कुछ भी नहीं।
तो ये पूरा इंटायर पार्ट आपके वेव चैप्टर से चीजें, इतनी सारी चीजें पूछ सकते हैं। कोई मुश्किल अदिति यहाँ तक? नेक्स्ट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में आपके पास 3 पार्ट है। एक है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये एक यूनिट। सेकेंड इज एनर्जी एंड थर्ड इज कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो फर्स्ट पार्ट में जो ऑसिलेशन पार्ट है, आपको बोलेगा कोई एग्जाम्पल, अलग अलग ऑप्शन देके कौन एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, कौन एसएचएम परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आप सिंपल इक्वेशन चेक कीजिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे पीरियोडिक होते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन होगा, जैसे आपको दे सकता है लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये सारे पीरियोडिक नहीं होते। तो जो पीरियोडिक होगा उसी में स्पेशल टाइप एसएचएम आता है। तो पहला क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक होगा। उस पीरियोडिक में सिर्फ साइन एंड कॉस ये बाउंडेड होता है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1 इसके बीच में लाई करती है। मतलब इसके लिए एम्पलीट्यूड आप डिफाइन कर सकते हैं, एक वेल डिफाइंड एम्पलीट्यूड। इसके अलावा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के लिए मिनिमम वैल्यू -∞ एंड मैक्सिमम वैल्यू +∞, तो एम्पलीट्यूड किसी ऑसिलेटिंग बॉडी की -∞ +∞ नहीं हो सकती। इसलिए सिर्फ ये 2 टर्म एसएचएम को डिफाइन कर सकता है। ठीक, तो जब कभी आपका एक्सप्रेशन दे रखा हो, चेक कीजिए कि वो साइन एंड कॉस हो तो एसएचएम होगा। अब फिर बात आती है, साइन एंड कॉस का लीनियर पावर होना चाहिए। ठीक, साइन एंड कॉस हो, उसका लीनियर पावर हो, एंड अगर सम ऑफ 2 फंक्शंस अगर दे रखे हैं तो उनमें ओमेगा सेम होना चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास दे रखा हो साइन ओमेगा टी एंड प्लस कॉस ओमेगा टी। एक दूसरा इक्वेशन दे रखा हो साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। ये एसएचएम होगा, ये एसएचएम होगा, ये दोनों एसएचएम होंगे। तो आप बोलिए पहला एसएचएम है क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी सेम सेम। सेकेंड एसएचएम नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा है। आई बात समझ? ओके, तब हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। 2 एसएचएम को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट भी एसएचएम आता है। तो मान लीजिए ये एक एसएचएम है, ये एक एसएचएम है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी एक एसएचएम होगा, उसमें एम्पलीट्यूड चेंज करता है। और हमने रिलेशन डिराइव किया था a = √a² + b² + 2ab cos phi। उस रिलेशन के बेस पे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किसी भी एक गिवन इक्वेशन के बेस पे। आपके पास नॉर्मल इक्वेशन होता है y = a times sin ओमेगा t + phi। इस एक्सप्रेशन के बेस पे आपसे पूछ सकता है टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनिशियल फेज कितना है। इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी इज ओमेगा टाइम्स ऑफ a cos ओमेगा t + phi। अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा a sin ओमेगा t + phi + π/2। अगर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहें तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं √a² - y²। तो या तो पूछ सकता है आपको इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। फर्दर अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, ओमेगा² a sin ओमेगा t + phi। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, साइन को साइन में कन्वर्ट करना है विद पॉजिटिव टर्म, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin ओमेगा t + phi एंड प्लस पाई। या आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में -(ओमेगा² y)। तो ये अलग अलग एक्सप्रेशन एसएचएम में 3 पार्ट हो सकते हैं। एंड देन उसके बेस पे आपको कुछ टर्म पूछेगा। पहला फेज डिफरेंस कितना है,
तो फेज डिफरेंस होने के लिए फंक्शन सेम होना चाहिए। अगर ये साइन है, ये भी साइन होना चाहिए एंड ये भी साइन होना चाहिए, सबके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तब उनका एंगल कितना है? तो इसका एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, एंड इसका एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। तो इन तीनों के बीच में हम फेज डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंसेस पाई बाई टू, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंसेस पाई बाई टू, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जस्ट पाई। अदिति, कोई डाउट यहाँ तक? फिर आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यूज दे रखा होगा। फिर आपसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए, किस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी हो जाएगी पार्टिकल की। तो बस ये इक्वेशंस यूज कीजिए एंड देन उसके बेस पे आप सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें एनर्जी। एनर्जी हमने पढ़ा था दो तरह का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दोनों को सम करके टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होता है नॉर्मल हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस सम u नॉट। यू नॉट मोस्ट ऑफ द जगह जीरो होती है, तो आपके स्कूल के पेपर में शायद ये जीरो ही देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होता है हाफ m v स्क्वायर, एंड v की वैल्यू पुट कीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आ गया मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाती है मेरे पास kinetic energy plus potential energy, which is half m omega square a square. इस टर्म में आपको एक टर्म पूछ सकता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये सारी चीजें। तो एवरेज किसी पर्टिकुलर फंक्शन का अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, एवरेज ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड एज f dt इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt इंटीग्रेशन, अगर वो फंक्शन टाइम डिपेंडेंट हो तब। अगर वो सेम फंक्शन x डिपेंडेंट हो तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसका सेम मतलब एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर ग्राफ डिवाइड बाय दिस पीरियड। तो इस तरह आप हर अलग अलग फंक्शन के एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन होता है मेरे पास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, oscillating kinetic energy, potential energy, total energy, displacement, velocity, acceleration। तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का टाइम पीरियड t होता है, बट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका टाइम पीरियड हाफ ऑफ दैट ऑफ वेव, एंड टोटल एनर्जी कांस्टेंट टर्म, सो इसका टाइम पीरियड इनफिनाइट होता है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैलकुलेट करना हो तो f, तो इसका भी f, इसका भी f, तो इसकी वैल्यू 2f हो जाती है एंड इसकी वैल्यू 0 होता है। तो ये अलग अलग टर्म डायरेक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। फिर इसमें आता है इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपसे बोल सकता है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी सा ग्राफ प्लॉट कीजिए, जो हमने पढ़ा था कुछ इस तरह। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है, एंड ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है ये ग्राफ। तो ये टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिस पॉइंट पे ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होती हैं उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है एंड टोटल एनर्जी का हाफ, तब उसका कोऑर्डिनेट a/√2 होता है। अदिति, इस एंटायर एनर्जी पार्ट में कोई डाउट? लास्ट पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड कैलकुलेशन में हमने 2-3 अलग अलग ऑसिलेशन पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में या तो बोलेगा डेराइव कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, या आपको स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ पे कैसे अफेक्टेड होगा उस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, या फॉर्मूला उस फॉर्मूले के बेस्ड पे जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको ऑसिलेशन दे देगा, बोलेगा इसका टाइम पीरियड कितना होगा, आप डेराइव कीजिए। तो हमने जैसे पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/k 1/k1 होता है 1/k2। उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सिंपली k1 + k2। तब इसके अकॉर्डिंग हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं 2π√m/k इक्विवेलेंट। तो यहाँ से टाइम पीरियड सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास इसी में सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में या तो आपको डेराइव करने के लिए बोल सकता है, या इस पे न्यूमेरिकल बोल सकता है, या उसके अलग अलग सिचुएशन पूछ सकता है। जैसे इसके लिए हमने टाइम पीरियड पढ़ा था t = 2π√L/g। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड मास ऑफ बॉडी के या मास ऑफ बॉब के इंडिपेंडेंट होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, एंड g का मतलब यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम में आपसे पूछ सकता है कि अगर मैं पोजीशन वेरी करूं, जैसे अर्थ सरफेस से इनसाइड अर्थ की तरफ जाऊं, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और सरफेस पे अगर मैं किसी हाइट पे जाऊं टाइम पीरियड पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपको बोलेगा माइंस के अंदर चले गए या हिली एरियाज में चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैसे अफेक्टेड होगी। तो आप बोलिएगा सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाइए तभी भी ग्रेविटी डिक्रीज करती है, सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाइए तभी भी ग्रेविटी चेंज करती है, डिक्रीज करती है। तो इन दोनों कंडीशन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये अलग अलग फैक्टर टाइम पीरियड के बेस मतलब सिंपल पेंडुलम के बेस पे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पूछेगा आपसे, जैसे हमने पढ़ा था ऑसिलेटिंग बॉडी इन अ फ्लूइड। जैसे हमने कोई टैंक ले लिया, एंड इसके अंदर मैं कोई बॉडी इंसर्ट कर दूं इस तरह, एंड इसको ऑसिलेट कराऊं अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो ये टाइम पीरियड कैसे अफेक्टेड होगा इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए कैलकुलेट करने के लिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए बॉडी किसी इस पॉइंट पे होगी, स्लाइटली इसको नीचे डिस्प्लेस कराइए बाय दिस अमाउंट y मान लीजिए। जैसे इसको कंप्रेस कीजिएगा, कंप्रेस करने के बेस पे इतना कॉलम ऑफ वाटर एक्स्ट्रा उसके ऊपर कुछ प्रेशर जनरेट करेगा, उस प्रेशर के बेस पे फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर into area restoring force minus pressure is equals to होता है rho GH into A with negative sign rho GA multiplied by Y। coefficient of displacement इस entire term को K बोलते हैं, spring constant। देन वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी हो, हर टर्म में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस कराइए, कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, वहां से आप फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, एंड देन टाइम पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। अदिति, आई होप कि सब कुछ समझ नहीं आया। ओके गुड। लास्ट पार्ट जो डैम्पिंग पार्ट है, डैम्प्ड ऑसिलेशन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, मोस्ट ऑफ द स्कूल में वो डिलीट कर दिया गया सिलेबस से, पता नहीं शायद आपके स्कूल में अगर आता हो तो आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछेंगे वो,
डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये सारी चीजें डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन पार्ट आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक, तो ये इतना इंटायर पार्ट आपका ऑसिलेशन खत्म हो जाता है। कोई डाउट यहां तक इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड? ओके गुड। सो आप इतना दोनों चैप्टर पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप इसका टेस्ट दीजिए, ठीक है, या आप आगे हम 3 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज थर्मल, थर्मो एंड काइनेटिक थ्योरी। फिर उसके अगली क्लास में सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स कर लेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा उन सारे चैप्टर्स को भी, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा।